हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी रैपिड रिवीजन सीरीज बाय ऑरिस डिजिटल। मेरा नाम है गौतमी नायर और आज हम जो है एक चैप्टर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में से, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो जल्दी से हम कर लेते हैं इस चैप्टर को रिवाइज फॉर आवर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि दैट व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो एनसीईआरटी में जो है दो रीजंस दिए हैं। वन इज अ प्रूडेंशियल रीजन, यानी कि एक प्रैक्टिकल रीजन दिया है, और दूसरा रीजन इज रिलेटेड टू मोरालिटी, मॉरल रीजन है। सबसे पहला रीजन है प्रूडेंशियल। तो सबसे पहला क्या है? रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर पावर को ढंग से अगर डिवाइड करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। एंड व्हेन देयर इज लेस कॉन्फ्लिक्ट, लेस वायलेंस इन अ कम्युनिटी, लेस वायलेंस इन अ कंट्री, तो क्या होगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो लोगों में ट्रस्ट बना रहता है, ट्रस्ट बना रहता है टुवर्ड्स देयर गवर्नमेंट, टुवर्ड्स देयर कंट्री। एंड द लास्ट रीजन इज tyranny of the majority is what? It is oppressive in nature. तो अगर पावर शेयरिंग होगा तो जो टिरनी रहता है, जो ऑप्रेसिव नेचर होता है मेजॉरिटी का, वो कहीं ना कहीं कम होगा। और tyranny of the majority is not only harmful for the minority, in the long run it is also going to affect the lives of the majority as well. मॉरल रीजन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले क्या है? वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, इट अपहोल्ड्स पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का जो आइडिया है, इट अपहोल्ड्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि सिटीजन्स को आके सबके पास जो है एक तरीके का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग। सेकेंड इज पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न्ड। तो डेमोक्रेसी क्या है? इट इज रूल्ड बाय द पीपल। तो अगर लोगों का ही रूल है तो ऑब्वियसली लोगों तक क्या पहुंचना चाहिए? पावर पहुंचना चाहिए, सो दैट दे आर डिसाइडिंग हाउ दे वांट टू बी गवर्न्ड। एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि जो एक सही तरीके की, एक ढंग की तरीके की जो एक गवर्नमेंट होती है, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, वो तभी होती है जिसमें सिटीजन्स खुद पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोनों रीजंस है दैट व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है बेल्जियम गवर्नमेंट का। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, जहां पे जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, वहां के जो लोग हैं, उनकी जो एथनिसिटी है, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखते हैं कैसे। तो जो कैपिटल सिटी है ब्रसल्स, तो ब्रसेल्स में आप देख सकते हैं 80% स्पीक व्हाट? स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। ये जो डेटा है बिल्कुल ध्यान में रखिएगा अपने एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के लिए, सॉरी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड 20% जो है, रेस्ट जो है, वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है। बट अगर हम कंट्री में देखेंगे, ये आपको जो दिख रहा है पाई चार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो रीजन्स में बटा हुआ है द एंटायर कंट्री। एक है वेलोनिया और दूसरी कंट्री है फ्लेमिश। तो फ्लेमिश में आप देख सकते हैं 59% जो कम्युनिटी है वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, और वेलोनिया में 40% जो है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, एंड 1% दैट इज आल्सो जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी एज वेल इन द एंटायर कंट्री। और कैपिटल सिटी में जो है कंट्री थोड़ा सा ऑपोजिट है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सा ऑपोजिट है। नाउ माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, इट इज रिच एंड पावरफुल, ठीक है। और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनको जो बेनिफिट्स हैं वो काफी ज्यादा बाद में मिले थे, देर में मिले थे एज कंपेयर टू दी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। ना यही लिखा है दैट द डच स्पीकिंग कम्युनिटी रिजेंटेड दिस इनइक्वालिटी, क्योंकि फ्रेंच सिटीजन्स माइनॉरिटी में भी थे बट दे वर पावरफुल एंड रिच। तो डच को जो है इससे प्रॉब्लम होने लगा। दे स्टार्टेड टू रिजेंट दिस इनइक्वालिटी because they got the benefits of employment and in other sectors as well much later as compared to the French community. Now this led to conflict, this led to tension between both the communities, the Dutch speaking community and the French speaking community, especially during the 1950s and 60s. और ब्रसेल्स में अगेन कंडीशन थोड़ा सा अलग था। ब्रसेल क्या है? ब्रसेल इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। यहाँ पे क्या था? द डच स्पीकिंग कम्युनिटी वर इन मेजॉरिटी इन होल कंट्री, बट ब्रसेल्स में क्या था? दे वर इन माइनॉरिटी। तो कैपिटल में क्या होता है? सारे डिसीजंस लेते हैं।
कैपिटल में हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट हमारी वहां बैठती है, तो पार्लियामेंट में क्या हुआ, इनके यहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी ज्यादा थी, तो डिसीजन मेकिंग भी फ्रेंच कम्युनिटी ज्यादा कर रही थी। तो यहीं पे ही कॉम्प्लेक्स, आप कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हो कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा था बेल्जियम में। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल दिया है श्रीलंका में, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री भी है। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, पॉपुलेशन वॉज डिवाइडेड बिटवीन, अगेन दो कम्युनिटीज यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते थे। 74% जो है वो था द सिंहला, उनकी जो वहां की जो नेटिव लैंग्वेज है वो स्पीकिंग कम्युनिटी थी, और दूसरे थे 18% जो कि तमिल पॉपुलेशन थी। अगेन तमिल पॉपुलेशन जो है दो में डिवाइडेड है, एक थे नेटिव तमिल्स और दूसरे थे इंडियन तमिल्स, जो कि ब्रिटिशर्स के दौरान वहां पे प्लांटेशन पे काम करने के लिए एज पेजेंट्स के तौर पे वहां पे उनको लेके गया था एज लेबर्स, जो है वो इंडिया से यहाँ से माइग्रेट होके श्रीलंका गए थे प्लांटेशन में काम करने के लिए। तो उनका क्या है, नेटिव्स है 13% और जो इंडियन तमिल्स हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है 5%। ठीक है, और यहाँ पे जो है इवन रिलीजियस वाइज भी डिवाइडेड है कम्युनिटी। जो सिंहला है कम्युनिटी वो आप देख सकते हैं येलो में, आप देख सकते हैं द येलो रीजन ज्यादा डोमिनेटेड है, और जो तमिल स्पीकिंग है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जो येलो वाला जो पूरा है, जो सिंहला स्पीकिंग कम्युनिटी है, दे आर डोमिनेट व्हाट, दे आर बेसिकली बुद्धिस्ट, और बाकी क्रिश्चियंस भी है, इवन मुस्लिम्स एंड इवन हिंदू तमिल्स आल्सो एग्जिस्ट। बट जो लार्जर जो पॉपुलेशन है, जो सिंहला स्पीकिंग कम्युनिटी है, 74% जो है दे फॉलो बुद्धिज्म एज देयर रिलीजन। ओके, नाउ श्रीलंका as compared to इंडिया, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, अगले ही साल जो है श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हुआ था, और इंडिपेंडेंट होते ही उन्होंने एक तरीके से डेमोक्रेसी ही एस्टैब्लिश की थी। डेमोक्रेसी तो एस्टैब्लिश की, बट डिफरेंस क्या था, सिंहला स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट करने लगी, वो मेजोरिटी में आ गई। दे फॉर्म दी मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। मेजोरिटेरियन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, मेजोरिटेरियन का ये मतलब होता है जो कम्युनिटी जो मेजोरिटी में एग्जिस्ट करती है, उन्हें लगता है कि उन्हें रूल करने का अधिकार है, दे हैव द राइट टू रूल इवन ओवर द माइनॉरिटीज एज वेल। तो सिंहला स्पीकिंग कम्युनिटी ने एक मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करा, कहां पे, श्रीलंका में। एंड एन एक्ट वाज पास्ड मेकिंग सिंहला द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आप सोच सकते हैं जो माइनॉरिटी तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी है, उन्होंने कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट था, उनको कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। नाउ द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड व्हिच प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर्ड ओनली बुद्धिज्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज मिल गया एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या हुआ, एक ऑफिशियल रिलीजन भी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करने लगा, जब उनको पता है कि माइनॉरिटी में तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। Then all these measures alienated the Sri Lankan Tamils, and they felt none of the leaders were sensitive to the Tamil language or to their culture. And because of this isolation, relations between both these communities started to strain. Obviously, inequality exist करने लगी तो कभी ना कभी लड़ाई इन दोनों कम्युनिटी में होनी ही थी। The Sri Lankan Tamils launched parties, struggles, ताकि वो अपने लैंग्वेज को भी ऑफिशियल बना सके, वो अपने कल्चर को भी रिकॉग्निशन दिला सके एट द कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल। नाउ द श्रीलंकन तमिल्स ने बहुत सारे पार्टीज लॉन्च किए, मूवमेंट्स लॉन्च किए, और इन द एंड दे स्टार्टेड टू इवन डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट दैट इज तमिल ईलम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज जो है कम्युनिटीज में आने लगती है, और उसी का ही एग्जांपल है दैट दे डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट अपार्ट फ्रॉम श्रीलंका ओनली फॉर द तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी। ठीक है, और ये इतना ज्यादा वायलेंस बढ़ गया कि सिविल वॉर यहाँ पे हुआ, जो कि 1980 से लेके 2009 तक इट कंटिन्यूडली इट वेंट, और दिस आल्सो इफेक्टेड द इकोनॉमी एज वेल एज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंट्री। तो अब आप रिलेट कर सकते हैं जो प्रूडेंशियल रीजन जो स्टार्टिंग में दिया था, जब वायलेंस कम होता है तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका में इतना प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर चला, और इसी वजह से जो है यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं पाई। नाउ
अब हमें देखना है कि क्या बेल्जियम ने भी यही तरीका अपनाया, क्या एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट वहां फॉर्म हुई, या उन्होंने कुछ और नया तरीका या फिर एक नया तरीके का सिस्टम एक गवर्नमेंट उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि नहीं। नाउ बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। क्या किया उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई, ठीक है, यहीं पे ही ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में, यहां पे आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। नाउ सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो इसका क्या मतलब है कि यूनिलैटरली कोई भी एक कम्युनिटी बाकी कम्युनिटी के लिए लॉज डिसाइड नहीं करेंगे। सेकेंड, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल इज शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे उनके पास क्या था? इंडिपेंडेंस था अपने खुद के रूल्स और लॉज बनाने का। नाउ ब्रसेल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट, कैपिटल सिटी को सेपरेट गवर्नमेंट दी गई जिसमें दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। तो है ना ये यूनिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेल्जियम ने जो है एक कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी एस्टैब्लिश किया, जिसमें डच स्पीकिंग, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी को उन्होंने यूनाइट किया, और यहाँ पे अपने अपने लिंग्विस्टिक बेसिस पे दे अपॉइंटेड, दे इलेक्टेड देयर लीडर। तो ये दिस वाज एंटायरली रन बाय द कम्युनिटी, एंटायरली रन बाय द पीपल ऑफ बेल्जियम, और अपने लैंग्वेज के बेसिस पे दे इलेक्टेड देयर लीडर्स। और इसी अरेंजमेंट की वजह से, इसी पीसफुल गवर्नमेंट की वजह से ब्रसेल्स को जो है हेडक्वार्टर्स भी बनाया गया यूरोपियन यूनियन का। तो जितने भी यूरोप के कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, और क्योंकि ब्रसेल्स, बेल्जियम जो है इतना एक पीसफुल कंट्री के जैसे उभर के आया, इतना अच्छा उन्होंने एक सिस्टम बनाया सो दैट उनकी जो एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉम्प्लेक्स जो नेचर है, उसको वो एड्रेस कर सके। इसी वजह से ब्रसेल्स वाज मेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नाउ जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उनमें कई तरीके के पावर शेयरिंग टेक्निक्स हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के पहले जितनी भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी, वहां पे ये देखा गया है कि दैट पावर वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड और इन फ्यू कम्युनिटी। बट मॉडर्न डेमोक्रेसी का आइडियल जो है, द वेरी नेचर, द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज held in what is upholded by power sharing। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से 4 तरीके हैं और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एग्जिस्ट। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उसमें ऑर्गन्स में पावर डिवाइडेड रहता है। स्पेशली क्या रहता है, जो मेजर डेमोक्रेसीज में हमको देखने को मिलता है, इवन इन इंडिया दिस एग्जिस्ट, दैट इज लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो इनमें जो है पावर डिवाइडेड रहता है, एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। देखिए यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है दैट अपॉइंट्स द जुडिशरी, यानी कि जो कोर्ट सिस्टम है दैट इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, बट दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर and they are the guardians of the constitution, and therefore they keep a check on the legislature and executive. Similarly, again executive has more powers, but they are responsible to the parliament or to the legislature। तो इस तरीके से जो है एक checks and balance का system इन तीनों organ में exist करता है। नेक्स्ट फॉर्म इज द वर्टिकल डिविजन, और ये हमको इंडिया में देखने को मिलता है कि दैट इंडिया इज डिवाइडेड बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेंटर के पास अपने खुद के पावर्स हैं, स्टेट के पास भी अपने खुद के सब्जेक्ट्स हैं, एंड सिमिलरली हमारे यहाँ पे पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी भी एग्जिस्ट करती है लोकल गवर्नमेंट के रूप में। तो यहाँ पे जो है पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 और 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज जहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स होती हैं, वीकर सेक्शंस होते हैं, उनको भी इक्वल सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश होती है। इंडिया में बेस्ट एग्जाम्पल है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर आप किसी भी स्टेट को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटे रहते हैं, और हम जो है वोटर्स जो होते हैं, आप 18 साल के बाद वोट करेंगे तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप अपने क्षेत्र में
वोट करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने, इंडिया ने क्या किया है कि कभी कभी जो है वो लोग किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व रखते हैं फॉर दी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी के लिए, और पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज में, लोकल गवर्नमेंट में विमेन को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये भी कहीं ना कहीं जो मेजर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर रहती है या जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर रहती है, दे ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन देम, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस ऑन देम। कैसे करते हैं वो? सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज रहता है, इनके बीच में कंपटीशन रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, दैट पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड विथ वन पार्टी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कोएलिशन गवर्नमेंट। इंडिया में 1990 से जो है कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड विथ वन पार्टी, मेनी पार्टीज कम टुगेदर एंड देन दे फॉर्म द सेंट्रल पार्टी। तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम? कोएलिशन पार्टीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपटीशन जब एग्जिस्ट करती है पार्टीज के बीच में, तब पावर क्या होता है? पावर शेयरिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा क्या है? प्रेशर ग्रुप्स या जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए, जैसे कि बिजनेसमैन का एक प्रेशर ग्रुप हो गया, ट्रेड यूनियंस का अपना एक हो गया, फार्मर यूनियन भी एग्जिस्ट करता है। तो ये लोग जो है कमिटीज फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट को वेरियस लॉज और रेगुलेशंस में दे गिव देयर रिकमेंडेशन। तो इससे क्या होता है? बेटर पार्टिसिपेशन होता है। बहुत सारे लोग जो है, कई सारे जो सिटीजन्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो नाउ पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट एंड मेकिंग व्हाट? पावर शेयरिंग का एक स्ट्रक्चर वो बना रहे हैं इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो यही था बच्चों पावर शेयरिंग का चैप्टर। आई होप दैट दिस रिविजन, दिस रैपिड रिविजन सीरीज वाज यूजफुल फॉर यू। ऐसे और कई सारे चैप्टर्स में लेके आऊंगी रैपिड रिविजन सीरीज में। टिल देन टेक केयर, बाय।